नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंचशील एजुकेशन एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द कि शब्द होता क्या है, शब्द निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने बात की थी शब्द की। शब्द होता क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाले ध्वनियाँ। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनने वाली ध्वनियाँ जिन्हें कि स्वतंत्र रूप से लिखा जा सके, वे सभी ध्वनियाँ हमारे पास क्या हैं? शब्द। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 सार्थक क्रम, नंबर 2 व्यवस्थित क्रम। सार्थक क्रम यानी कि जब भी शब्दों का निर्माण किया जाए तो शब्द हमारे पास कैसे होने चाहिए? सार्थक। यानी कि शब्दों का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वे किसी न किसी उचित अर्थ को प्रदर्शित करें। दूसरी बात थी शब्दों का व्यवस्थित क्रम, यानी कि वर्णों का व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि वे एक उचित शब्द का निर्माण करें। फिर हमने बात की थी शब्दों के भेदों के बारे में। जिस प्रकार हमने संज्ञा के भेद पढ़े, सर्वनाम के भेद पढ़े, विशेषण के भेद पढ़े, क्रिया के भेद पढ़े, उसी प्रकार हमने बात की थी शब्दों के भेदों की। शब्दों के भेदों में हमने सबसे पहली बात की थी रचना के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों के भेदों में हमने सबसे पहले बात की थी रचना के आधार पर शब्दों के भेद। बात करते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर शब्दों के भेद 3 प्रकार के। रूढ़ या मूल शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ये रचना के आधार पर शब्दों का पहला भेद नहीं, ये इसका तीसरा भेद है। पहला भेद हमने देखा था व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। आज बात करते हैं रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्दों का पहला प्रकार रूढ़ शब्द। जानते हैं रूढ़ शब्दों के बारे में कि रूढ़ शब्द या मूल शब्द हमारे पास होते क्या हैं। हिंदी भाषा के मूल शब्द रूढ़ ही हैं। हमारे पास परिभाषा लिखी गई है कि हिंदी भाषा के मूल शब्द हमारे पास क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, अर्थात इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द की परिभाषा की यदि हम बात करें, हिंदी भाषा के मूल शब्द क्या हैं? रूढ़ शब्द ही। रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता। फिर से यहाँ पर बात आ रही है सार्थक की। सार्थक खंड यानी कि ऐसे टुकड़े जिनका कि कोई अर्थ निकले। मूल शब्द या रूढ़ शब्द हमारे पास वे शब्द हैं जिन्हें कि सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि हमारे पास चाहे 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ शब्द हो, चाहे 3 वर्णों से निर्मित शब्द हो। शब्द हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जिसके टुकड़े करने पर उसका कोई भी अंग, कोई भी खंड या हिस्सा सार्थक ना निकले। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि हमारे पास रूढ़ शब्द होते क्या हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने यहाँ पर 3-4 शब्द लिखे गए हैं। बात करते हैं पहले शब्द की। शब्द है हमारे पास आम। यदि हम इसके टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं, तो हमारे पास 2 शब्द निकल कर आते हैं। पहला शब्द आ, दूसरा शब्द म। यदि इन दोनों टुकड़ों को देखा जाए तो ये दोनों ही क्या है? एक हमारे पास स्वर है, एक हमारे पास व्यंजन है। ये तो बात हुई कि इन दोनों की पहचान की कि ये दोनों वर्ण हमारे पास क्या हैं? स्वर है, व्यंजन है या वर्णमाला का हिस्सा है। परंतु
जब हमारे पास ये शब्द क्या है, संयुक्त है, यानी कि दोनों वर्ण कैसे हैं, मिले हुए हैं, एक साथ हैं। इसके अर्थ की बात करें तो आम यानी कि एक प्रकार का फल। उसी प्रकार जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो हमारे पास दो वर्ण निकल कर आते हैं। परंतु यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दो वर्णों का अलग अलग या अकेले कोई अस्तित्व है, कोई अर्थ है, तो आपका जवाब क्या होगा कि नहीं, इन दोनों का अकेले कोई भी अर्थ नहीं है। अब बात करते हैं इसके दूसरे शब्द की। दूसरा शब्द उदाहरण का हमारे पास है गीता। बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। उदाहरण शब्द हमारे पास गीता। जब हम गीता का खंड करते हैं, इसे भागों में बांटते हैं, तो हमारे पास शब्द निकल कर आते हैं गी और ता। तो क्या इन दोनों खंडों का या दोनों टुकड़ों का बात करें कि अकेले अकेले इनका कोई अर्थ है या इनका कोई महत्व है? जब बात होगी इनके खंडों की तो अकेले अकेले इनका ना ही कोई अर्थ है ना ही महत्व है। परंतु यदि बात करें गीता शब्द की तो गीता शब्द या तो किसी लड़की का नाम हो सकता है या हिंदू शास्त्रों में गीता हमारे पास क्या है, इसे पांचवें ग्रंथ के नाम से भी जाना गया है या हिंदुओं का महाकाव्य। तो यदि बात करें संयुक्त अक्षर की तो ये हमारे पास क्या है, या तो किसी लड़की का नाम हो सकता है या हिंदुओं का महाकाव्य, जिसे कि पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। और यदि यह लड़की का नाम है तो भी यह अपने आप में क्या है, एक सार्थक शब्द है। परंतु यदि बात करें कि इसके खंडों की तो क्या इसके खंडों का कोई महत्व है? तो खंडित भाग करने पर या टुकड़े करने पर जिन शब्दों का कोई भी महत्व ना रहे वे सभी शब्द हमारे पास क्या है, मूल शब्द। इसी के साथ ही इसके दो तीन उदाहरण और हैं, पुस्तक, नदी। इन शब्दों को खंडित करने पर या इनका विभाजन करने पर हमारे पास कोई भी सार्थक अर्थ निकलकर ना आए या स्वतंत्र शब्द निकलकर ना आए, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे रूढ़ शब्दों की श्रेणी में। कौन से शब्द? वे शब्द जिनका विभाजन करने पर, खंडन करने पर हमारे पास कोई भी सार्थक खंड ना निकले, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे रूढ़ शब्दों की श्रेणी में। ये बात थी रचना के आधार पर शब्दों के पहले भेद की, रूढ़ शब्द या मूल शब्द। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, जो कि हमारे पास है यौगिक शब्द। आइए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से कि यौगिक शब्द कौन कौन से शब्द होते हैं या यौगिक शब्दों की श्रेणी में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों के योग से होता है। रूढ़ शब्द में हमने देखा कि इसकी परिभाषा क्या थी, दो या दो से अधिक वर्ण, एक या एक से अधिक वर्ण, चाहे तीन हो चार हो, उससे मिलकर बनने वाले शब्द। परंतु यौगिक शब्दों में वर्णों का स्थान किसने ले लिया है? शब्दों ने। एक या एक से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द हमारे पास क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। नंबर एक, तो इनमें क्या होगा कि एक से एक अधिक शब्द होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि यौगिक शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आते हैं। उदाहरण दिया गया है हमारे पास पवन पुत्र। पवन पुत्र यानी कि यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि ये किसका पर्यायवाची है तो हनुमान का। जब हम यौगिक शब्द की परिभाषा की बात करें तो पहली चीज इसमें आई कि एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द, और दूसरी चीज कि इसके दोनों ही खंड क्या हो, सार्थक हो। विभाजन करने पर हमारे पास जो दो शब्द निकल कर आएंगे वे दोनों ही शब्द हमारे पास कैसे होंगे? अर्थ के सहित, यानी कि सार्थक। हमने शब्द लिया पवन पुत्र, जब हमने इसका विभाजन किया या इसका खंड किया तो हमारे पास
दो शब्द निकल कर आए, एक शब्द पवन, दूसरा शब्द पुत्र। तो चाहे पूरे शब्द की बात करें या विभाजन करने पर उसके अर्थ की बात करें, दोनों का ही अर्थ क्या है? पवन पुत्र, यानी कि हनुमान। दूसरा शब्द लेते हैं राजकुमारी। अब राजकुमारी शब्द का विभाजन करने पर हमारे पास दो शब्द निकल कर आ रहे हैं, परंतु कंडीशन क्या थी? इसकी परिभाषा में ही हमने पढ़ा कि दोनों ही शब्द हमारे पास क्या होने चाहिए? सार्थक। राजा कुमारी, यानी कि राजा की कुमारी, राजा की बेटी। राजकुमारी शब्द की बात करें तो उसका भी अर्थ हमारे पास क्या है? राज्य की कुमारी। और जब इसका विभाजन करते हैं, इसका खंड करने पर हमारे पास जो दो शब्द निकल कर आते हैं उनका भी अर्थ क्या होता है? संयुक्त शब्द के ही समान रहता है। एक और उदाहरण लेते हैं, देवालय। उदाहरण लेते हैं देवालय, यानी कि देवों के रहने का स्थान जो हमारे पास होता है वह क्या कहलाता है? देवालय। अब बात करते हैं इसके विभाजन की। जब देवालय का हम विभाजन करते हैं तो हमारे पास दो शब्द कर निकल कर आते हैं, देव जमा आलय। देव यानी कि देवता, आलय यानी कि घर। जब हमने शब्द लिया था देवालय तो उसमें भी हमने क्या देखा था कि उसका मीनिंग क्या था? देवताओं के रहने का स्थान या देवताओं के रहने का घर। जब हम इसका विभाजन करते हैं तब हमारे पास दो शब्द निकल कर आते हैं, देव और आलय। देव यानी कि देवता और आलय यानी कि घर। बात हो रही है यौगिक शब्दों की। तो यौगिक शब्द हमारे पास, पहली बात तो वे शब्द जो कि एक या एक से अधिक शब्दों के निर्माण से बने हों तथा विभाजन करने पर उनका प्रत्येक खंड क्या निकले? सार्थक, यानी कि अर्थ के सहित। फिर हमने देखे इसके कुछ एक उदाहरण। संयुक्त वर्ण का जो मीनिंग पहले था, विभाजन करने के बाद भी उसका मीनिंग वही है। आइए अब जानते हैं कि हिंदी भाषा में यौगिक शब्दों का निर्माण किस किस प्रकार से किया जा सकता है। देखते हैं यौगिक शब्दों का निर्माण करने के लिए हिंदी भाषा में कितनी कंडीशंस हैं हमारे पास? 3। बात करते हैं पहले नियम की, उपसर्ग जमा मूल शब्द। उपसर्ग में, यानी कि जब किसी मूल शब्द में उपसर्ग को लगाया जाता है तो वो शब्द हमारे पास क्या निकल कर आता है? यौगिक शब्द। दूसरी कंडीशन, मूल शब्द में प्रत्यय। हमारे पास मूल शब्द दिया गया हो, उसमें हम प्रत्यय लगाएं तो वह भी जो हमारे पास शब्द निर्मित होकर आएगा वह शब्द भी क्या होगा? यौगिक। तीसरा शब्द, मूल शब्द तथा मूल शब्द, यानी कि दो मूल शब्दों के निर्माण से हमारे पास जो नया शब्द निकल कर आएगा वह शब्द भी हमारे पास क्या होगा? यौगिक शब्द। अब देखते हैं उपसर्ग तथा मूल शब्द का एक उदाहरण। हमारे पास उदाहरण है सु। हमारे पास उदाहरण है सुपुत्र। बात करते हैं इसमें लगे उपसर्ग के। मूल शब्द था हमारे पास पुत्र, इसके आगे उपसर्ग लगा सु, नया शब्द निकल कर आया हमारे पास सुपुत्र। तो ये जो हमारे पास नया शब्द निकल कर आ रहा है यह शब्द क्या है? यौगिक। अगला शब्द मित्र। मूल शब्द हमारे पास दिया गया है मित्र। बात करते हैं कि मित्र शब्द में प्रत्यय हमारे पास लगा ता, यौगिक शब्द हमारे पास निकल कर आ रहा है मित्रता। अगला उदाहरण, विद्या जमा आलय। विद्या शब्द मूल शब्द, आलय शब्द भी मूल शब्द। हमारे पास शब्द निर्मित होकर आ रहा है विद्यालय। तो बात करें विद्या जमा आलय, हमारे पास दो अलग अलग शब्द। जब नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो भी हमारे पास जो अर्थ इनके संयुक्त होने से पहले था, नया शब्द निर्माण होने के पश्चात भी इसका अर्थ वही है हमारे पास। तो यौगिक शब्द नंबर 1 तो हमारे पास क्या हो? एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बने हो। दूसरी चीज, विभाजन करने पर उनके दोनों खंड क्या निकले? सार्थक। फिर हमने देखा कि यौगिक शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे।
इसके बाद हमने देखा कि यौगिक शब्दों का निर्माण हिंदी भाषा में किस किस प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, उपसर्ग जमा मूल शब्द। उपसर्ग यानी कि मूल शब्द के प्रारंभ में लगने वाले शब्द जो कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें। दूसरी कंडीशन, मूल शब्द जमा प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द जो कि मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके मीनिंग में परिवर्तन लाएं। और तीसरी स्थिति थी हमारे पास मूल शब्द जमा मूल शब्द, यानी कि दो मूल शब्दों के मिलकर बनने वाला शब्द, वे सभी शब्द भी हमारे पास कैसे निकल कर आएंगे? वे सभी शब्द भी हमारे पास यौगिक। तो ये बात थी रचना के आधार पर शब्दों के दूसरे भेद की, यौगिक शब्द। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्द का अगला भेद जो कि है योग रूढ़। योग रूढ़ यानी कि यौगिक तथा रूढ़ शब्दों के निर्माण से बनने वाले शब्द, यानी कि योग रूढ़। योग रूढ़ में आप देख सकते हैं यौगिक तथा रूढ़ शब्दों के मिश्रण से बनने वाले शब्द। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं, पहली ही कंडीशन इन्होंने क्या बताई है कि ये सभी शब्द हमारे पास क्या होंगे? यौगिक। और यौगिक शब्द हमने अभी देखे कि यौगिक शब्दों की श्रेणी में कौन कौन से शब्द आएंगे? दो शब्दों से मिलकर बने हो तथा विभाजन करने पर उनके दोनों ही खंड कैसे निकले? सार्थक। ऐसे शब्द जो यौगिक हों परंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। पहली बात तो ये सभी शब्द हमारे पास क्या होंगे? यौगिक। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि ये शब्द यौगिक शब्दों की तरह वही अर्थ प्रकट ना करके किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करें या किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। ये सभी शब्द पहली बात तो हमारे पास क्या होंगे? यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे, यौगिक शब्द होंगे। तथा तीसरी चीज क्या है कि सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि योग रूढ़ शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द आएंगे। तो पहला उदाहरण हमारे पास दिया गया है नीरज। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि नीरज शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है, तो नीरज शब्द हमारे पास पर्यायवाची है कमल का। आइए देखते हैं परिभाषा में। नीर यानी कि पानी, नीर यानी कि पानी। और जिस भी शब्द के पीछे आपको ज प्रत्यय लिखा हुआ दिखे उसका अर्थ है जनित। जिस भी मूल शब्द के पीछे आपको ज प्रत्यय लिखा हुआ दिखे उस शब्द का सीधा सीधा अर्थ क्या हो जाएगा? जनित। तो नीर यानी कि पानी और ज यानी कि जनित। तो पानी में जन्म लेने वाला या कीचड़ में जन्म लेने वाला वो हमारे पास क्या है? कमल। देखिए यद्यपि नीर से कई जीव पौधे जन्म लेते हैं परंतु यह नीरज शब्द केवल क्या है? कमल शब्द का ही पर्यायवाची है। यहाँ इसकी परिभाषा में भी आपको बोला था कि ये विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे परंतु रूढ़ की तरह वह अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चित। योग रूढ़ यानी कि यौगिक तथा रूढ़ के मिश्रण से बनने वाले शब्द यौगिक की तरह उनके दो खंड होंगे, सार्थक खंड होंगे, परंतु रूढ़ शब्द की तरह उनका अर्थ क्या होगा? फिक्स होगा। पानी में बहुत सारे पेड़ पौधे जीव यानी ये जन्म लेते हैं परंतु कमल क्या है? ये फिक्स है कि ये नीरज कमल का पर्यायवाची है। देखते हैं एक और उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमारे पास दिया गया है मुरलीधर। अब मुरलीधर ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि मुरलीधर किसे कहा जाता है या ये मुरलीधर शब्द किसका पर्यायवाची है। तो मुरलीधर शब्द पर्यायवाची है हमारे पास श्री कृष्ण के लिए।
मुरलीधर की यदि हम व्याख्या की बात करें तो हमारे पास वाक्य निकल कर आता है मुरली को धारण करने वाला। मुरलीधर यानी कि मुरली को धारण करने वाला। यहाँ पर मुरलीधर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। ये आप सभी जानते ही हैं। इसी प्रकार हमारे पास 2-3 उदाहरण और निकल कर आते हैं। हिमालय, दशानन, लंबोदर, अंगरखा। बेसिकली आप यदि आसान भाषा में योगरूढ़ शब्दों को याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक हमारे पास ये भी है कि वे शब्द जो किसी भी दूसरे शब्द का क्या हो, पर्यायवाची शब्द हो। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द का पर्यायवाची शब्द हो, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में। योगरूढ़ यानी कि यौगिक तथा रूढ़ शब्दों का मेल। दूसरी चीज, विभाजन करने पर इनके दोनों ही खंड क्या हो? सार्थक हो। तथा इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके क्या करें? किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में। तो ये बात थी रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के भेद थे हमारे पास 3। नंबर 1 रूढ़ शब्द या मूल शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा शब्द योगरूढ़ शब्द। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। अब बात करते हैं इसके अगले भेद की, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। इसे भी आगे 4 भेदों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन 4 प्रकार से। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द। आइए जानते हैं कि इन शब्दों को किस किस बेसिस पर विभाजित किया गया है। बात करते हैं इसके पहले भेद की। बात करते हैं इसके पहले भेद की, तत्सम शब्द। हिंदी भाषा की आदि जननी या अन्य सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत है। ये सभी बात तो आप जानते ही होंगे। तो तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना रूपांतरित किए ज्यों के त्यों लिख दिए जाएं, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे तत्सम शब्दों की श्रेणी में। देखते हैं इसके कुछ एक उदाहरण। हमारे पास उदाहरण है दुर्लभ, दूल्हा, आकाश, मंडप, हस्त। इसके साथ कुछ एक उदाहरण और लेते हैं। अग्नि, नेत्र। ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। दुर्लभ, आकाश, मंडप, हस्त, अग्नि, नेत्र। तथा इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन, बिना किसी छेड़छाड़ के ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे तत्सम शब्दों की श्रेणी में। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं बिना परिवर्तन के। आइए अब बात करते हैं इसके दूसरे भेद की, तद्भव शब्द। पहले भाषा हमने देखा तत्सम शब्द, दूसरा भाग तद्भव शब्द। जानते हैं तद्भव शब्दों के बारे में कि तद्भव शब्दों की श्रेणी में कौन कौन से शब्द आते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन शब्दों में कुछ न कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में लिखा जाता है। जिस प्रकार तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए थे, उसी प्रकार तद्भव शब्द भी हिंदी भाषा में किस भाषा से लिए गए हैं? संस्कृत भाषा से। परंतु हमने देखा कि तत्सम शब्दों में क्या था? ज्यों के त्यों लिख दिया जाता था। अब तद्भव शब्दों की बात करें तो ऐसे शब्द जिनमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लिखा जाता है, यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा बहुत
परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाए। आइए देखते हैं, समझते हैं इन्हें कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से। हमारे पास पहला शब्द है गर्दभ। यदि मैं पूछूं ये गर्दभ किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारे पास शब्द है संस्कृत भाषा का। और इसका रूपांतरित करके जब इसे हिंदी में लिखा जाता है तो लिखा जाता है गधा। तो ये गधा शब्द है तद्भव भाषा का। उसी प्रकार हमारे पास शब्द है दुग्ध। दुग्ध शब्द तत्सम भाषा का। तथा यदि बात करें दूध शब्द, तो ये दूध शब्द हमारे पास होगा हिंदी भाषा का। जैसे तत्सम में हमने देखा था शब्द था हमारे पास अग्नि। तत्सम के उदाहरणों में शब्द था हमारे पास अग्नि। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि तद्भव में हम यदि अग्नि को लिखना चाहें तो इसका रूप परिवर्तित करके हम इसे लिखते हैं आग। अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द, आग हिंदी भाषा का। उसी प्रकार हमारे पास शब्द था नेत्र। नेत्र हमारे पास शब्द संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषा में यदि हम कहें तो आंख। ये बात थी तद्भव शब्दों की कि संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में शब्दों को किस प्रकार लिखा जाता है या उनका अर्थ परिवर्तित करके जिन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाए, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे तद्भव शब्दों की श्रेणी में। बात करते हैं इसके अगले भेद की, देशज शब्द या देशी शब्द। देशज शब्द या देशी शब्दों में हमारे पास कौन कौन से शब्द निकल कर आएंगे, जानते हैं इसकी परिभाषा से। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो। देशी शब्द या देशज शब्द हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई शब्द ना हो, या वे शब्द जो कि क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों, इन सभी से आए, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे देशी शब्दों की श्रेणी में। जैसे कि कुछ एक उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, लोटा वोटा, छोरा छोरी, डिबिया, डंडा, कटोरा, चप्पल, जूता, पगड़ी, तेंदुआ इत्यादि। ये सभी शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो या क्षेत्रीय बोलियों तथा भाषाओं से लिए जाने वाले सभी शब्द, वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे देशी शब्दों की श्रेणी में। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो या क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों से लिए गए शब्द, ये सभी शब्द हमारे पास आएंगे देशी शब्दों की श्रेणी में। अब बात करते हैं इसके अगले भेद की, विदेशी शब्द। जिस प्रकार हमने देखा कि देशी शब्दों में या देशज शब्दों में हमारे पास कौन से शब्द आए थे जो कि हमने क्षेत्रीय भाषाओं से लिए थे, बोलियों से लिए गए थे, उसी प्रकार विदेशी शब्दों में आइए जानते हैं कौन कौन से शब्द हमारे पास आएंगे। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द। हिंदी भाषाओं में विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द। भारत में अनेक प्रकार के, मतलब कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे लोग क्षेत्र की दृष्टि से आए हो, चाहे उन्होंने शासन किया हो, भारत देश में हमारे बहुत से देशों के लोग आए हुए हैं तथा वे पीछे अपने कुछ एक चीज़ें छोड़ दिए गए हैं। हिंदी भाषा में बात करें विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों की, तो विदेशी शब्द वे शब्द जो कि हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से लिए गए हों। अब विदेशी शब्द भी आगे हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे कि अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, तुर्की भाषा से, तथा इसके अलावा भी कुछ एक शब्द लिए गए हैं जैसे कि फ्रांसीसी भाषा से, चाइनीज़ से, जापानी से, यूनानी से, पुर्तगाली से तथा अंग्रेजी भाषाओं से लिए गए शब्द। विदेशी शब्द वे सभी शब्द जो कि हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि विदेशी भाषाओं में भी किस किस भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर कुछ एक उदाहरण दिख रहे होंगे कि किस किस भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। आइए देखते हैं।
बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की। अंग्रेजी भाषा के कुछ एक शब्द जो कि हिंदी भाषा में एज इट इज़ प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि बिना चेंज के। हमारे पास शब्द हैं कलेक्टर, कंडक्टर, ऑफिसर, डॉक्टर, टिकट, पुलिस, लालटेन, गैस, अस्पताल, गिलास, ऑफिसर। ये शब्द चाहे इंग्लिश भाषा में लिखे जाएं, अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएं या हिंदी भाषा में लिखे जाएं, ये ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं पुर्तगाली से कुछ एक शब्द अलमारी, गमला, तौलिया, बाल्टी, साबुन, कनस्तर, चाबी, स्त्री, कप्तान, ये सभी शब्द। यूनानी भाषा से आइटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल, अकेडमी इत्यादि। जापानी भाषा से रिक्शा, सायोनारा, सुनामी, आंधी, ये सभी शब्द। चाइनीज शब्द लीची, चीकू, चाय, तूफान, इलायची, ये सभी शब्द। इसके बाद फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेजी काजू, कारतूस, टेबल, मेयर, ये शब्द। इसके अलावा तुर्की भाषा से बेगम, बावर्ची, बहादुर, बारूद, कैंची। फारसी भाषा से हिंदी, अमरूद, खजाना, खून, गवाह तथा इसके साथ ही कुछ एक शब्द और आखिर में अरबी भाषा से अकल, अदालत, आदमी, फ़कीर, अखबार, कीमत, इलाज इत्यादि। तो ये बात थी हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों की कि हिंदी भाषा में किन अन्य भाषाओं से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। तथा आखिर में एक और भेद बचता है हमारे पास, वो है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये तत्सम तद्भव का मिश्रण भी हो सकता है, तत्सम देशज का मिश्रण भी हो सकता है, तत्सम विदेशज का मिश्रण भी हो सकता है। यानी कि ऊपर वाले चारों भेदों से किसी दो में मिलकर जो बने हो वे शब्द हमारे पास आते हैं संकर शब्दों से। एग्जाम में कई बार प्रश्न शब्दों के इस भेद से भी पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से शब्द आते हैं। रेलगाड़ी, टिकट घर, छायादार, जांचकर्ता, उड़न तस्तरी, इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द जो कि दो भाषाओं से मिलकर बने हो वे सभी शब्द हमारे पास आएंगे संकर शब्दों की श्रेणी में। तो ये बात थी शब्दों के बारे में। आज की कक्षा में हमने देखा कि रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर इसके भेद तीन प्रकार के। नंबर 1 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी कि मूल शब्द जिसके कि टुकड़े करने पर कोई भी सार्थक खंड ना निकले। इसके बाद हमने देखा यौगिक शब्द। पिछला शब्द दो वर्णों के निर्माण से, यौगिक शब्द दो शब्दों के निर्माण से बनने वाला तथा विभाजन करने पर इसका प्रत्येक खंड हमारे पास क्या निकले, सार्थक। फिर हमने देखा कि यौगिक शब्दों का निर्माण किस किस आधार पर किया जा सकता है। उपसर्ग तथा मूल शब्द तथा प्रत्यय, मूल शब्द तथा मूल शब्द। फिर हमने देखा इसका तीसरा भेद योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो परंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करें तथा इसके दोनों ही खंड क्या हो, सार्थक। इसके बाद हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द तथा आखिर में इनका एक और भेद संकर शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में लिख दिए जाएं। तद्भव शब्द जिनका रूपांतरण करके हिंदी में लिखा जाए। देशी शब्द जो कि उत्पत्ति का कोई पता ना हो, क्षेत्रीय बोलियों से, क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द जो कि हिंदी भाषा में किसी दूसरी भाषा से लिए गए हों। फिर हमने देखे अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, तुर्की भाषा से,
फ्रांसीसी, चाइनीज़, जापानी, यूनानी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। तथा आखिर में हमने देखा संकर शब्द। संकर शब्द कौन शब्द? जो किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर बने हों। तो ये बात थी शब्दों के बारे में, उनके भेदों के बारे में। यदि शब्दों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।